कहानी की स्टार्टिंग में हमारी मेन कैरेक्टर कहती है कि क्या तुम फेट में विश्वास करते हो? मैं तो डेफिनेटली करती हूँ। इतना बोलने के बाद में सीन हमारे फीमेल कैरेक्टर की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर वो अभी बच्ची होती है और आज उसका बर्थडे होता है। वो काफ़ी ज़्यादा अमीर घर से होती है, इसीलिए काफ़ी सारे मेड्स और कुक्स उसको बर्थडे विश कर रहे होते हैं। लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि वो अपना बर्थडे अपने पेरेंट्स के साथ मनाना चाहती थी और उसके पेरेंट्स कई दिनों से घर आए ही नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर उसका एक बॉडीगार्ड आकर कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कुछ न्यूज़ भेजे हैं। यह सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब पता चलता है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और एक पार्क में झूले पर बैठकर रोते हुए सोच रही होती है कि हालांकि वो लोग जल्दी ही आने के लिए बोले थे, लेकिन वो लोग आज भी नहीं आए। वो रो ही रही होती है कि तभी उसके पास में हमारा मेन कैरेक्टर आता है, जिसके हाथ में एक सफ़ेद कलर का फूल होता है। वो दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, लेकिन तभी मेन कैरेक्टर कहता है, अरे हाँ, तुम इस फूल को रख सकती हो। ये बोलकर वो उस फूल को उसके हेयर में लगाते हुए कहता है कि ये फूल मेरी मम्मी की फेवरेट थी, ये तुम्हारे लिए स्पेशल वाइट फ्लावर है। इतना बोलकर और उसका हेयर में लगाकर वो उसको एक प्यारी सी स्माइल देता है, जिससे वो थोड़ी सी फ्लस्टर्ड हो जाती है। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर का फादर उसको ढूंढते हुए उसको बुला रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसको जाता देखकर वो भी जल्दी से उसके पास जाने लगती है, मगर वो देखती है कि उसकी मम्मी का देहांत हो गया होता है। और इसी के साथ में सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर जिसका नाम एजी होता है वो सोकर उठ गया होता है। उठने के बाद में वो जल्दी से खाना बनाता है और दूसरे कमरे से आ रहे अलार्म का बीप बीप सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसीलिए वो वैसे ही इरिटेट होते हुए कमरे में जाकर चिल्लाने लगा होता है कि डैड आखिर आप कब उठने वाले हैं। ये बोलकर वो जाकर जल्दी से उसको उठाने लगता है और अलार्म बंद करने जाता है, तो ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है कि हर 1 मिनट के बाद में अलार्म लगा होता है। वहीं पर उसके डैड को दिखाते हैं, जो कि नींद में ही काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ा रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक राइटर होता है। तभी एजी जल्दी से उसको उठाते हुए कहता है कि क्या आप भूल गए कि आज आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू पर जाना है। ये सुनकर उसका बाप जल्दी से अचानक उठ जाता है और जल्दी से अपना शर्ट पैंट ढूंढने लगता है और काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए सभी ज़रूरत का सामान को ढूंढने लगा होता है। एजी कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं ऑलरेडी सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर चुका हूँ। जो देखकर उसके डैड रोते हुए कहने लगे होते हैं कि जैसा उम्मीद था, तुम तो मेरे सेवियर हो। एजी कहता है आपको मेरी इतना ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरा बाप के इन्हीं हरकतों के कारण तो हम लोग इतना ज़्यादा गरीब है, लेकिन मैं इनका काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो दोनों बाप बेटे खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी उसका फादर गलती से अपना सूप अपने सूट पर ही गिरा लेता है। जो देखकर एजी चिल्लाने लगा होता है कि आखिर आप ये सब कर क्या रहे हैं, एक काम में ढंग से क्यों नहीं कर सकते हैं आप। ये बोलकर वो जल्दी से साफ करने लगता है और टाइम देखकर कहता है कि ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगा। ये बोलकर वो स्कूल जाते हुए कहता है कि मैं पहले जाता हूँ, मगर अपने फादर को गेम खेलते देखकर कहता है कि गेम खेलना बंद कीजिए और जल्दी से इंटरव्यू के लिए जाइए। और जाते जाते वो अपनी मम्मी के फोटो के सामने कुछ प्रे करता है और जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं दौड़ कर जाता हूँ तो मैं अभी भी टाइम पर पहुँच सकता हूँ। लेकिन रास्ते में उसको एक बुढ़ी लेडी मिल जाती है, जो कि कुछ भारी सामान लेकर जा रही होती है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। एजी काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है, इसलिए वो उसका हेल्प कर ही देता है और सोचता है कि उसकी मम्मी उससे कहा करती थी कि हमेशा बिना कुछ बदले में एक्सपेक्ट किए दूसरों के प्रति काइंड होना चाहिए और हमेशा अपने आसपास में खुशी फैलाते रहना। अगर तुम ये करोगे तो किसी एक दिन गॉड तुमको इसके लिए इनाम जरूर देंगे। अपनी मम्मी की बात को याद करके वो अपने मन में कहता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करते रहूँगा। अब इसके बाद में दिखाते हैं कि इन्हीं सब के कारण वो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया होता है, जहाँ पर उसके टीचर उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम आज फिर से लेट आ गए हो ना। एजी माफ़ी मांगते हुए कहता है कि माफ़ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा लेट सोकर उठा था। टीचर उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारे ग्रेड्स चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, डिसऑर्डर लाइफ स्टाइल तुम्हारा माइंड भी डिसऑर्डर कर देगा। एजी उससे कुछ कहने की कोशिश तो करता है,
मगर टीचर उसको कुछ कहने देने से पहले ही कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम ज़्यादा झूठ मत बोलो, मैं समझ सकता हूँ कि इस एज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब तुम ये सभी प्रॉब्लम खुद ही ख़त्म कर लोगे। ये बोलकर वो हंसने लगता है और उसके साथ में बाकी के सभी स्टूडेंट भी हंसने लगते हैं। तभी टीचर कहते हैं चलो मजाक को साइड में करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। वहीं पर एजी अपने टेबल पर जाकर बैठ गया होता है और सोचता है कि अगर मैं इनको असली कारण बता दूंगा तो ज़रूर वो मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके मुंह से तारीफ सुनना चाहता था, इसलिए मैंने उन लोगों को हेल्प किया था। अब इसके बाद में उनका लंच ब्रेक हो गया होता है, जहाँ पर सभी लोग खा रहे होते हैं और अपने दोस्तों से बातें बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं पर एजी अकेला लाइट नॉवल बैठकर पढ़ रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोनर और उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। एजी सभी लोगों को बातें करते देखकर उनको बातें को सुनकर अपने मन में कहता है कि वो लोग तो मुझसे कम्प्लीटली दूसरे वर्ल्ड में ही बिलोंग करते हैं। लेकिन तभी एक लड़का आकर एजी से बातें करने लगता है कि तुम फिर से एनीमे बुक पढ़ रहे हो, इसलिए तो तुम एक ओटाकू बन के ही रह गए हो। उसकी बातें सुनकर एजी का दिमाग खराब होने लगता है और वो उससे कहता है कि ये कोई एनीमे बुक नहीं है, बल्कि ये एक लाइट नॉवल है। ये सब एनीमे बुक से बिल्कुल पूरी तरह से अलग होते हैं। उस बंदे का नाम शिगेरू होता है और वो अकेला इसका दोस्त होता है, जो कि उससे कहता है कि वो सब छोड़ो, इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल रात को ही मैंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था। एजी उसके बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर फिर भी कहता ओ सुनकर बुरा लगा। ये सुनकर शिगेरू जल्दी से कहने लगता है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, बल्कि बात यह है कि मैं ही उससे बोर हो गया था, इसलिए मैंने ही उसको डंप कर दिया है। आफ्टर ऑल मेरे पास लड़कियों की कोई कमी तो थोड़ी है ना। ये बोलकर वो अपने बारे में काफ़ी सारा बड़ा बड़ा डिंगे हाँकने लगता है, मगर वहीं पर एजी उसके बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा मुझे ये सब बता ही क्यों रहा है, मेरा तो जरा सा भी इंटरेस्ट है ही नहीं। वहीं पर वो बंदा बकबक करते हुए कंक्लूजन पर आते हुए कहता है इसलिए मैं काफ़ी सारे लड़कियों को डेट कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी सच में मेरे साथ क्लिक्स कर ही नहीं रही है, जैसे कि वो लोग मेरे लेवल के लिए बिल्कुल भी अच्छा है ही नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट अब मैं आओई को अपना गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। वहीं पर आओई को दिखाते हैं, जो कि क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की होती है और उसी को एजी ने बचपन में फूल दिया था, मगर एजी को अब वो लड़की याद नहीं है। दूसरे तरफ में शिगेरू उससे बोल रहा होता है कि उसका फेस तो टोटली एस रैंक का है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके पास तो एक अच्छा पर्सनैलिटी है और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है, और उसका ग्रैंडफादर तो जोया साको ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है, जो कि बहुत ही बड़ा कंपनी है। वो तो एकदम परफेक्ट यंग लेडी है, सिर्फ मेरे लिए एकदम परफेक्ट क्लिक करेगी। एजी काफ़ी धीरे से कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि तुम दोनों का पर्सनैलिटी मैच करेगा भी। शिगेरू जल्दी से उससे पूछने लगता है क्या क्या बोले तुम। वो कहते थे कुछ भी तो नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। जो सुनकर वो हंसते हुए कहने लगता है वेल ऐसा नहीं है, जैसे कि इसका तुमसे कुछ लेना देना भी है। आखिर में तुम्हारे जैसे एंटी सोशल बंदे से बातें कर भी क्यों रहा हूँ, जिसका कोई भी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। ये बोलकर वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर एजी सोचता है कि उसका दिमाग का कोई स्क्रू ढीला उला है क्या। पहले तो खुद ही मुझसे बातें करने आया था और बोल रहा है कि मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ। ये सोचकर वो आओयू को देखकर सोचता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता है कि वो उसके जैसे बंदे के प्रति अट्रैक्टेड होगी भी। एजी उसको देख ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस कर लेता है कि आज वो लिपस्टिक लगाकर आई होती है। लेकिन जब आओयू उसको खुद को घूरते नोटिस कर लेती है तो एजी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो एम्बैरस होते हुए जल्दी से किताब से अपना मुंह छिपाने लगता है। अब इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एजी जब अपने घर जाता है तो उसके फादर काफी ज़्यादा पैनिक करते हुए उसके पास आकर कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। एजी जल्दी से उससे पूछता है क्या हुआ, आपने किताब बेचकर कुछ नया रिकॉर्ड तो हिट नहीं कर दिया ना। उसके फादर कहते हैं वेल तुमको पता है ना ये इम्पॉसिबल है। एजी कहता है आपको नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ, आपका जॉब इंटरव्यू का क्या हुआ। वो कहते हैं वेल मैं फेल हो गया, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट हो गया है। एजी चिल्लाते हुए कहा था आप इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, तो आखिर उससे भी इम्पोर्टेंट आपको क्या हो सकता है। हमारे पास ऑलरेडी सारा पैसा खत्म हो गया है, तो आखिर अब हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। उसके फादर जल्दी से उसको नीचे देखने के लिए कहते हैं, इसलिए वो देखता है तो उसको वहाँ पर एक लड़की का शू दिखाई देता है, जिसको देख कर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है
और अंदर जाकर देखता है तो आयु को वहाँ पर बैठा देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज और चौंक जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। मगर वहीं पर एजी को देखकर आयु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके गले लगाते हुए कहते हैं वेलकम होम डियर। जो देखकर दोनों बाप बेटे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और एजी काफ़ी ज़्यादा लाल होकर जल्दी से उसको खुद से दूर करते हुए कहने लगा होता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही अचानक हो रहा है। आवी होश में आते हुए कहने लगती है माफ़ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाई थी और सेमलेसली एक्ट करने लगी थी। एजी कंफ्यूज होते हुए पूछता आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम जोगा साकी आवी है और आज से मैं एजी के फियांसे हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग अच्छी तरह से गेट अलोंग होंगे। जो सुनकर दोनों बाप बेटे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और हैरानी में पूछते हैं क्या तुम बोल रही हो। आवी कहते हैं कहाँ मैं तुम्हारे फियांसे हूँ। तभी उसका फादर जल्दी से एजी से पूछने लगा होता है आखिर इन सब का मतलब क्या है। आखिर तुम इस लेवल के ब्यूटी को कब से डेट करना स्टार्ट कर दिए थे और ये तुम्हारे फियांसे भी बन गई है। चलो जल्दी से मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। एजी कहने लगा होता है कि मुझे तो खुद ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। हम दोनों तो सिर्फ क्लासमेट हो तो मैं आखिर मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। वो बताती है कि क्या तुमको वो ओल्ड लेडी याद है जिसकी तुम उस दिन मदद किए थे। दरअसल वो मेरी ग्रैंड मदर है। मेरी ग्रैंड मदर ऐसी पर्सन है जो कि सब कुछ अपने ही दम पर करना चाहती है। उस दिन वो हमारे चौफर से मदद इनकार करके खुद ही जाने लगी थी, मगर फिर भी कुछ ही टाइम में भरी बैग्स के कारण उसको परेशानी होने लगी थी और उनकी सेवियर और कोई नहीं बल्कि तुम ही थी जी। इसलिए उनका हेल्प करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद है। उसको वैसा स्माइल करते देख कर एजी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए कहने लगा होता है ऐसे तो कुछ भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जो कोई भी कर देता। आउई जल्दी से उससे कहने लगती है नहीं, सभी कोई ऐसा नहीं करते हैं। इतना बोलकर वो उसके ऊपर लीन होते हुए कहती है लेकिन मेरा बिलव्ड एजी जरूर ऐसा ही करेगा। एजी जल्दी से उससे दूर होते हुए कहने लगा होता है कि एक सेकंड तुम कुछ ज़्यादा क्लोज आ रही हो। वो कहते माफ़ करना, मैं सिर्फ कुछ ज़्यादा खुश हो गई थी इसलिए चलो मैं कहानी जारी रखती हूँ। मेरी ग्रैंड मदर तुम्हारी यूनिफॉर्म देखी थी और उनको पता चल गया था कि हम दोनों एक ही स्कूल में हैं और ये जानकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि हमारे स्कूल उल्टा डायरेक्शन में होने के बावजूद में भी तुम उनकी हेल्प किए थे। वो मेरे ग्रैंडफादर को बोली थी और वो भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते थे इसलिए वो अपने ग्रुप का पूरा रिसोर्सेज का यूज करके तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करने लगे थे और उनको पता चल गया था कि तुम कोइंसिडेंटली मेरे क्लासमेट हो और उन्हें ये भी पता चला था कि तुम निकाइडो कंपनी के चेयरमैन के ग्रैंडसन हो, एक लार्ज कंपनी जिनका इन्फ्लुएंस हमारे से बिल्कुल भी कम है ही नहीं। अब जबकि ये दोनों कंपनी बिजनेस पार्टनरशिप हाल ही में डिस्कस किए थे तो उनको लगा कि ये बिल्कुल सही टाइम होगा बिजनेस मैरिज करके दोनों कंपनी के बीच में रिलेशंस को और गहरा करने के लिए। ये बोलकर वो फिर से उसके ऊपर लीन होते हुए कहती है ये कितना ज़्यादा अच्छा कोइंसिडेंट है ना। मगर वहीं पर एजी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और कहने लगा होता है कि तुम मुझे बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन बता दी हो जिसको कि मेरा दिमाग प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा है। आओ पूछती है कौन सा बात, कहीं हम दोनों क्लासमेट है वो वाला तो नहीं ना। वो कहता वो नहीं बल्कि क्या मैं सच में निकाइडो कंपनी का चेयरमैन का ग्रैंडसन हूँ। वो कहती है हाँ तुम हो, क्या तुमको नहीं पता था क्या। एजी चिल्लाते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता है। जरा हमारे घर को तो देखो कितना ज़्यादा सैबी घर है और तुम बोल रही हो कि मैं एक चेयरमैन का ग्रैंडसन एक चेयरमैन का ग्रैंडसन ऐसे घर में रहेगा। आवी कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेट्रो स्टाइल है। ये सुनकर वो थोड़ा सा और चौंक जाता है और कहता है रेट्रो, क्या तुमको पता भी है रेट्रो का मतलब क्या होता है। लेकिन तभी उसके फादर कहते हैं कि वो जो बोल रही है दरअसल वो सभी बातें सच है। अब ये सुनकर तो एजी अब और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है आखिर आपका मतलब क्या है। वो कहता है कि मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा लेकिन तुम निकाइडो ग्रुप के चेयरमैन का ग्रैंडसन हो, ये वाला बात बिल्कुल सच है। एजी अब और ज़्यादा कंफ्यूज होकर हैरानी में कहता है कि आप ज़रूर मजाक कर रहे होंगे ना। वहीं पर आओ ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि हमारा ग्रुप जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ में एजी पूछता है मगर फिर भी मेरा इसका ग्रैंडमा का हेल्प करना और मेरा निकाइडो कंपनी का चेयरमैन का ग्रैंडसन होना, इन सभी बातों का मुझसे क्या लेने देना है। मेरे फियांसे बन जाना ये तो थोड़ा सा
उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही आओई पूछ लेती है कि क्या मेरे साथ इंगेज होने वाला बात तुमको पसंद नहीं है क्या। एजी को वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वैसे ही एम्बैरस होते हुए कहता है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको कि अपने क्रश के साथ इंगेज होना पसंद नहीं होगा। क्रश वर्ड सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर से उसको गले लगाने लगती है, मगर वहीं पर वो जल्दी से उसको फिर से खुद से दूर करते हुए कहने लगा होता है कि पहले मुझे फिनिश तो करने दो। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, ये तो बिल्कुल ही अलग ही मैटर है। इससे पहले तो हम सिर्फ एक क्लासमेट थे और मैं तुमसे कभी बात भी नहीं किया था, इसलिए अचानक इंगेज्ड हो जाना तुमको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब है। लेकिन वहीं पर आओ काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कह रही होती है कि ये बिल्कुल भी अजीब है ही नहीं, मैं तुमको ज़्यादा प्रेफर करूँगा इसके बजाय कि किसी रैंडम नोबल फैमिली के बेटे से जिससे मैं कभी बात ही नहीं की हूँ। एजी उसको समझाते हुए कहता, तुम चाहे कैसे भी क्यों ना सोच लो, मैं और वो रैंडम नोबल बंदा दोनों ही स्ट्रेंजर एकदम अजनबी है, तो तुम ये कैसे मान सकती हो कि तुम मेरे साथ खुश रहोगे और उस नोबल बंदे के साथ खुश नहीं रहोगी। वो खुश होते हुए कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा स्ट्रेंजर रहेंगे एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान पाएंगे, और वैसे भी मैं तुम्हारा पर्सनैलिटी को सबसे बेहतर तरीके से जानती हूँ। जो सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। आओ ये बहुत ही धीरे से खुद से कहती है कि वेल ये कभी कोइंसिडेंट था ही नहीं। ये बोलकर वो उस फूल वाले इंसिडेंट को याद करती है और उससे कहने लगती है कि तुम बताओ कि तुम कैसा फील करते हो, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ इंगेज होना चाहोगे। ये सब वो उसका हाथ पकड़कर बोल रही होती है, जिससे एजी काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो नर्वस होते हुए कहता है और वो नर्वस होते हुए हाँ में जवाब देता है। जो सुनकर आओई काफ़ी ज़्यादा खुशी के मारे एकदम चमकने लगती है और कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हारी फियांसे के तौर पर अच्छी तरह से गेट अलोंग हो सकूँगी। अब इसी के साथ में आओई कहानी की स्टार्टिंग में जो बोली थी उसी को पूरा करते हुए कहती है कि क्या तुम फेट में विश्वास करते हो। वेल मैं तो करती हूँ। फूलों की भाषा में वाइट अजेलिया का मतलब फर्स्ट लव होता है। हाँ, उस वक्त ये फेट ही था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अब इसी के साथ में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एजी स्कूल जाने के लिए जैसे ही घर से निकला ही होता है कि वो अपने सामने में आओई को पाता है, जिसको देख कर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछने लगा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम साथ में स्कूल जाने वाले हैं क्योंकि हम लोग इंगेज्ड जो है। जो सुनकर एजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ में सीन पास्ट में यानी कि कल रात को चली जाती है, जहाँ पर एजी काफ़ी ज़्यादा अविश्वास में चिल्ला रहा होता है कि ये तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, ये सच हो ही नहीं सकता है। तुम बोल रहे हो कि वो आओई मेरी फियांसे है, ये तो हो ही नहीं सकता है। मगर वहीं पर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि ये कितना भी ज़्यादा अनबिलीवेबल क्यों ना हो, लेकिन ये तुम्हारे साथ हो चुका है, इसलिए क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि आखिर तुम कितना ज़्यादा लकी हो। एजी उन पर भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर ये सिर्फ लक के कारण हुआ है तो ये तो और भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वैसे भी उससे दूसरे चीज़ का क्या हुआ। उसके फादर थोड़े से कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं कौन सा दूसरा चीज़। एजी कहता है मेरा निकायदो फैमिली से रिलेटेड होने वाला बात का क्या हो गया। देखिए, मुझे हमेशा से ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था कि मैं कभी भी अपने नाना नानी से मिला ही नहीं हूँ, कहीं इसका मतलब मेरी मम्मी। उसके फादर कहते हैं कहाँ तुम्हारी मम्मी निकायदो फैमिली की इकलौती बेटी थी। वो पूछता है इकलौती बेटी, तो आखिर वो आपसे क्यों शादी कर ली। वो कहते हैं कि मुझसे शादी करने का कारण ही उसको निकायदो फैमिली से बेदखल कर दिया गया था। हाँ, निकायदो फैमिली की एक लौती बेटी एक अनसक्सेसफुल राइटर से शादी कर ली थी, इसलिए वो लोग कभी भी हमारे मैरिज को अप्रूव करते ही नहीं, इसलिए हम लोग भाग कर शादी कर लिए थे क्योंकि वो लोग अप्रूव तो करने वाले थे नहीं। एजी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके फादर वैसे ही केयर फ्री होकर मुस्कुराते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये बिल्कुल किसी नोवेल का प्लॉट का जैसा लग रहा है ना। उसको उतना ज़्यादा केयर फ्री देख अगर एजी कहता है कि क्या आप थोड़े से सीरियस हो सकते हैं, यहाँ पे मैं कितना ज़्यादा सीरियसली बात कर रहा हूँ और आप ये कितना ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सीरियस तो होइए। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ ये सच है कि तुम्हारे बॉडी में निकायदो फैमिली का ब्लड फ्लो कर रहा है और वो लड़की कोई फालतू का बकवास नहीं कर रही थी। लेकिन ये बोलकर वो अपने मन में कहता है लेकिन आखिर वो बुढ़ा मान कैसे किया। तभी एजी पूछता है लेकिन क्या। वो फिर से केयर फ्री होकर कहने लगे होते हैं कुछ भी तो नहीं, वेल जो भी हो, तुमको ये नहीं लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बात है।
उसके जैसा अमीर और खूबसूरत लड़की से इंगेज होना, तुम तो अपने लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल में शादी कर रहे हो, शायद तुम ही हमें इस झोपड़पट्टी से निकालोगे। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। उनको हंसते देख कर वो कहता है कि ऐसा मजाक करना बंद कीजिए। अब इसी के साथ में प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आउई के साथ जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर वो लोग मेरे पेरेंट्स के मैरिज को अप्रूव नहीं किए थे तो हमारा कैसे कर देंगे। मुझे अच्छे तरह से आउई को बिना इसके फीलिंग को हट किए इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अपने मन में ऐसा फैसला करने के बाद में वो उससे बातें करने ही वाला होता है, लेकिन आउई को उतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड देख कर वो कुछ बोल ही नहीं पाता, उसका मुंह से कुछ शब्द निकल ही नहीं पाते हैं और सोचने लगता है कि हालांकि मैंने इसको अच्छी तरह से रिजेक्ट करने के बारे में सोच लिया है, लेकिन आखिर मैं स्टार्ट करूँ तो करूँ कहाँ से। शायद ऐसा बोलना कि मैं तुम्हारे साथ इंगेज नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन ये तो थोड़ा सा नार्सिसिस्ट हो जाएगा ना। इतना सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर मेरे जैसा कोई क्यों, जो कि बचपन से कभी भी किसी को डेट नहीं किया है, वो अचानक अपने इंगेजमेंट को तोड़ना क्यों चाहता है। वहीं पर उसको वैसे फ्रस्ट्रेट होते देखकर आउई पूछ लेती है कि क्या हुआ तुमको, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो जल्दी से कहने लगता है नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। ये सुनकर आउई उसका आर्म को पकड़कर उसके तरफ लीन होते हुए कहती है कि अगर कुछ चीज़ तुमको परेशान कर रही हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग इंगेज्ड जो है। उसके उस एक्शन से एजी थोड़ा सा स्टंट रह जाता है, लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स उनको देख कर बातें करने लगे होते हैं कि देखो ये तो एजी और आउई है ना, वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं ना। उनकी बातें सुनकर एजी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगता है और जल्दी से खुद को उससे दूर करने लगता है, जिससे वो आउई थोड़ी सा कंफ्यूज होकर पूछने लगती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे दूर क्यों कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो वैसे ही नर्वसनेस में हड़बड़ाते हुए कहने लगा तो कुछ भी तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों ऐसे ही एक साथ चलते रहेंगे तो सभी लोग गलत समझ लेंगे कि हम लोग डेट कर रहे हैं। आउई कंफ्यूज होते हुए कहती है गलत समझ लेंगे, ये तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग तो कल ही इंगेज होने के लिए प्रॉमिस किए थे ना, इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में आ गए हैं ना, तो इसमें आखिर गलत समझने वाला कौन सा बात है। एजी इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाता है और शर्माकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसी के साथ में उनका लंच टाइम हो गया होता है, जहाँ पर एजी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरा लाइट नॉवल वाला सिचुएशन, जिसमें एक क्यूट लड़की मेरे पीछे पड़ जाएगी, एक दिन सच में मेरे साथ होने लगेगा। ये तो एकदम सच हो गया है और अब पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा थका देने वाला बात है। ये बोलकर वो बताने लगता है कि कैसे पीटी क्लास में आउयू उसके साथ पेयर अप करने के लिए आ गई थी। उसके बाद क्लास में भी वो मुझसे बातें करने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूजेस बनाकर आ रही थी और हम दोनों को साथ देखकर क्लास के सभी लोग हमारे बारे में ही बातें कर रहे थे। ये सब हमें बताकर वो अपने मन में कहता है कि ये फैक्ट कि मैं एक लोनर हूँ, सिर्फ इसी चीज़ के कारण लोग गलत समझ रहे होंगे। ये सब सोचकर वो जल्दी से लंच करके छत पर जाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी आउई एक बड़ा सा लंच बॉक्स उसके सामने रख देती है और कहती है कि मैं ये स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाई हूँ, इसलिए तुम पूरे खाने को एंजॉय कर सकते हो। एजी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए पूछता है क्या ये तुम बनाई हो, अपने हाथों से बनाई हो, और उसके तरफ से हाँ जवाब पाकर वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्ड में फील करने लगता है। लेकिन तभी वो अपने क्लासमेट को हैरानी में अपने बारे में ही बातें सुनकर तो जल्दी से होश में आ जाता है और सबको सुनाकर आउई से कहने लगता है कि पीटी क्लास में मेरे साथ पेयर अप होने के लिए तुम्हारा थैंक्स है, मैं तुमको सच में थैंक्स करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ रूफटॉप पर चल सकती हो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसको छत पर लेकर चला जाता है और जाकर सोच रहा होता है चलो कम से कम हमें यहाँ पर कोई देखेगा तो नहीं ना, कोई परेशान तो नहीं करेगा ना। वहीं पर आउई उससे कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम काफ़ी ज़्यादा असर्टिव होगे। तभी वो उसका हाथ पकड़ने वाला बात को नोटिस करके जल्दी से छोड़ देता है और वैसे ब्लशिंग करते हुए शर्माते हुए माफ़ी मांगने लगता है। मगर वहीं पर वो खुश होते हुए कहते तुमको ज़्यादा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम तो ऑलरेडी इंगेज्ड है। एजी उससे इंगेजमेंट तोड़ने की बात करने की कोशिश करने तो चाहता है, मगर उससे पहले ही वो खुश होते हुए कहती है मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों थोड़ा सा अकेले टाइम। ये बोलकर वो जल्दी से अपना लंच बॉक्स को खोलती है जिसमें काफ़ी सारा डिलीशियस खाना होता है, जिसको देख कर वो थोड़ा सा हैरानी में पूछता है कि क्या ये सब तुम खुद ही बनाई हो।
वो कहती, ऑफ कोर्स मैं ये सब हमारे शेफ से सीखी हूँ, मैं शायद खुशी में कुछ ज़्यादा ही बना दी होंगी। उसकी सभी बातें सुनकर वो थोड़ा सा स्टंट होकर सोचने लगता है कि जरूर ये इन सबको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुबह ही उठी होगी ना। तभी आओ ये उसको कुछ भी ना बोलते देख कर कहती है, अगर ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा हो गया है तो सब खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता है कि तुमको पसंद आएगा या फिर नहीं पसंद आएगा। एजी कहता है, थैंक्स, अगर ऐसी बात है तो अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं पहले कभी भी इस तरह का डिशेज को देखा भी नहीं हूँ, तो आज पहली बार ट्राई करने में शायद मज़ा आएगा। ये सोचकर वो एक डिश जिसका कि नाम उसको पता नहीं होता है उसको खाता है, तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और इसी के साथ में वो दोनों वैसे खुशी खुशी पूरा का पूरा खाना को ख़त्म कर लेते हैं। अब इसी के साथ में दिखाते हैं कि स्कूल का छुट्टी हो गया होता है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर एजी सोच रहा होता है कि अभी तक मेरा पेट भरा हुआ है। वो लंच तो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था, मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी अच्छी कुक होगी। लेकिन एक सेकेंड, आखिर मैं इसके साथ में घर क्यों जा रहा हूँ। तभी आओई उससे कहती है कि आज पूरा दिन तुम्हारे साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, स्पेशली जब हम लोग एक साथ लंच कर रहे थे तब। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ स्कूल में लंच करना मेरा एक सपना था। एजी सोचता है कि इसका सपना है। वेल, इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जल्दी से उससे पूछता है, क्या तुम्हारा भी घर इसी डायरेक्शन में है, अगर नहीं तो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। लेकिन तभी वो कुछ रियलाइज करते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। मगर वहीं पर वो कहती है, अब जबकि हम लोग ऑलरेडी लवर्स हैं तो स्कूल के बाद घर में एक साथ वक्त बिताना तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी बात होनी चाहिए ना। एजी वैसे ही नर्वस होते हुए कहने लगता है, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, आफ्टर ऑल मेरे फादर घर में नहीं है। ये सुनकर अब तो वो और भी खुश होते हुए कहती है, अच्छा तो कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो मैं उनको ग्रीट कर दूंगी। एजी कहता, मेरा वो मतलब नहीं था, पॉइंट वो नहीं है। मगर वहीं पर वो उसकी कोई भी बात ना सुनकर उसके कमरे में एंटर कर जाती है। वहीं पर उसका कमरा काफ़ी सारा लाइट नोवेल, एनीमे पोस्टर, एनीमे फिगर से भरा होता है। जो सब देखकर वो खुश होते हुए कह रही होती है, तो यही तुम्हारा रूम है, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक और मज़ेदार लग रहा है। दूसरी तरफ में एजी थक कर सोच रहा होता है कि मैं अब और नहीं कर सकता हूँ। ये सोचकर वो उसको चाय देते हुए कहता, माफ़ करना, हमारे पास में और कुछ नहीं बचा है। आओई को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो उसको लेकर और ज़्यादा खुश होती है और ज़्यादा खुश होकर आसपास देख रही होती है। लेकिन वहीं पर एजी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। एक लड़की मेरे सामने मेरे कमरे में ही बैठी है और वो भी और कोई नहीं बल्कि आओई सान है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है। नहीं 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 नहीं, यही मेरा चांस है। हम फाइनली अकेले हैं, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके इंगेजमेंट को तोड़ सकता हूँ। मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके चलो इस इंगेजमेंट को ख़त्म कर ही दूंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी आओ ये एक फिगरिन की तरफ इशारा करते हुए पूछती है कि ये क्या है। एजी बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए बहाना बनाने लगता है कि इसको मैं एक कॉन्टेस्ट में जीता था। लेकिन तभी अचानक से वो रियलाइज करते हुए अपने मन में कहता है, आखिर मैं इतना सारा बहाना बना क्यों रहा हूँ, मेरे पास तो यही एक अच्छा मौका है। अगर इसको पता चल जाता है कि मैं एक ओटाकू हूँ तो ये ज़रूर काफ़ी ज़्यादा क्रीप आउट हो जाएगी और अपने आप ही एंगेजमेंट को तोड़ देगी। ये सोचकर वो उसको उस फिगरिन के बारे में सब कुछ बताने लगता है और बताते बताते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। वो सब कुछ एक्सप्लेन करने में एकदम खो ही गया होता है। लेकिन तभी वो आओई को पुकारते हुए सुनता है। जो सुनते ही एजी थोड़ा सा नर्वस होते हुए सोचने लगता है कि क्या मैं सक्सेस तो हो गया ना। मगर वहीं पर उसको उम्मीदों के परे आओई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है, ये तो फैंटास्टिक है। ये बोलकर वो उस फिगरिन का डिटेल को देखकर उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। एजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये पहली बार होता है कि वो किसी से अपने इंटरेस्ट के बारे में बातें कर पा रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से अपने मन में सोचने लगता है कि एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, इंगेजमेंट का क्या हुआ। मगर तभी वो नोटिस करता है कि आओई अब जरा सा भी स्माइल नहीं कर रही है। तभी आओई उससे कहती है कि एक चीज़ है जो कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। ये सुनकर वो थोड़ा सा पैनिक करते हुए सोचता है, तो इसका मतलब वो सच में डिस्गस्टेड फील कर रही है ना। मगर वहीं पर वो थोड़ी सी दुखी होने का नाटक करते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह का गायरू को प्रेफर करते हो। अब ये सुनकर तो एजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ एजी जल्दी से कहने लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
वो कहती है लेकिन तुम तो उसके बारे में बताते वक्त में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, तुम्हारी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। एजी जल्दी से पैनिक और हड़बड़ाते हुए उसको एक्सप्लेन करने लगा होता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता है, मगर जब रियलाइज करता है कि वो क्या बकवास किए जा रहा है तब वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और वैसे ही शर्मिंदगी में कहने लगता है कि वो सिर्फ मेरी फेवरेट 2D कैरेक्टर है, इसलिए तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो दूसरे तरफ में अपना चेहरा करके सोचने लगा होता है कि आखिर ये सब मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ। वहीं पर उसकी सभी बातें सुनकर आओई खुश होते हुए कहती है, तब मैं रिलीफ फील कर सकती हूँ। मारियानो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, इसलिए मैं उसका जैसा ड्रेस पहनने के बारे में सोच रही थी। एजी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होकर सोचने लगता है वो उसका कॉस्प्ले करेगी, ये तो मैं सच में कभी देखना चाहूँगा। तभी आओई उससे वो नोवेल पढ़ने के लिए मांगते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा पसंद को जानना चाहती हूँ। जो सुनकर एजी थोड़ा सा चौंक हो जाता है और उसको सभी वॉल्यूम देते हुए सोचता है कि अगर ये पढ़ लेती है तो शायद मैं इसके साथ लाइट नोवेल के बारे में बातें कर पाऊँगा। मैं हमेशा से एक ऐसा दोस्त चाहता था जिसके साथ मैं अपने हॉबी के बारे में बातें कर सकूं। मगर वो जल्दी ही खुद को शांत करते हुए सोचने लगा होता है कि मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि वो सच में पढ़ ही लेगी, वो तो सिर्फ जरूर मेरा दिल रखने के लिए लेकर जा रही होगी। आओई उससे पूछती है, वैसे तुम्हारे डैड कब तक घर आ रहे हैं? वो कहता है वो पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी तक आएंगे। तभी वो रियलाइज करता है तो इसका मतलब मैं मेरे घर में इसके साथ मैं अकेला हूँ। सिर्फ यही सोचकर मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लग रहा हूँ। देख कर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डायरेक्टली मेरी आंखों में ही देख रही है। तभी अचानक आओई उसके कंधे पर लीन होने लगती है, जिससे एजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वैसे ही एम्बैरेसिंग के साथ में पूछने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो? आओई उस पर से ना हटते हुए कहती है, मैं हमेशा से दोबारा ऐसे ही तुम्हारे साथ में वक्त बिताने के बारे में सोचा करती थी। एजी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचने लगता है दोबारा से, आखिर इसका क्या मतलब है? आओई अचानक एजी का करीब जाने लगती है, जिससे एजी और भी ज़्यादा लाल होने लगता है। आओई उसके करीब जाते हुए कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे कुछ कहना चाहती थी। उसका बोलने देने से पहले तभी उसके डैड बोलते हुए आ जाते हैं कि मैं फिर से इंटरव्यू में फेल हो गया। उनको देखकर एजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं पर उनके डैड उन दोनों को वैसे बैठा देखकर जल्दी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे हो कि क्या मैं तुम लोगों का लवी डबी टाइम को इंटरप्ट तो नहीं कर दिया हूँ ना? एजी तो अब और ज़्यादा शर्माते हुए कहने लगा होता है कि आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मगर वहीं पर वो सुनकर आओई थोड़ी सी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। जो सुनकर एजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है क्या कंटिन्यू करेंगे। अब वो सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं, जहां पर उसके डैड अभी भी उसको इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी मांगे जा रहा होता है। तो वहीं पर एजी थोड़ा सा ब्लश करते हुए अभी भी मना कर रहा होता है कि वैसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ लिए हैं। आओई खुश होते हुए कहती है, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अब इंगेज्ड है तो कभी भी लवी डबी हो सकते हैं। उन दोनों को उतना ज़्यादा केयर फ्री होकर बातें करते देख कर एजी तो सर में से पानी पानी ही होते जा रहा होता है। इसीलिए माहौल को थोड़ा सा हल्का करने के लिए एजी उनसे पूछने लगता है कि अभी आप क्या बोले कि आप फिर से इंटरव्यू में फेल हो गए? उसके डैड काफ़ी ज़्यादा मजाकिया अंदाज में कहने लगता है कि कैसे मैं फेल हो गया, और वहाँ का बॉस उनके हालातों पर तरस खाकर उन्हें कुछ बैम्बू सूट खाने के लिए दे दिए हैं। जो देखकर एजी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि लगता है कि आज का डिनर का इंतजाम हो गया। वो दोनों बाप बेटे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, लेकिन तभी उसके डैड आओई से भी पूछ लेते हैं कि क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगी? एजी थोड़ा सा चौंक हो जाता है और कहने लगता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं खाएगी। मगर वहीं पर उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही आओई काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उनको ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसी के साथ में डिनर तैयार हो गया होता है और आओई को भी सर्व कर दिया गया होता है। एजी सोच रहा होता है कि मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का लो लेवल का फूड इसको सूट करेगा भी। वहीं पर वो खाना शुरू करती है, जो देखकर एजी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है क्योंकि वही खाना बनाया होता है। आओई उसके डिश को टेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उसका टेस्टी होने का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगती है और वो लोग वैसे ही डिनर को एंजॉय करने लगते हैं। और एजी अपने मन में कहता है, और एंड तक मैं एंगेजमेंट को कैंसिल करने वाला बात बोल ही नहीं पाया। एक सेकंड, आओई भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या था। डिनर करने के बाद में एजी उसको रास्ते तक छोड़ने के लिए निकल गया होता है।
जहाँ पर वो कह रहा होता है कि माफ़ करना कि मेरे डैड थोड़े से ओवर एंथुजियास्टिक होते रहते हैं। मैं क्या बताऊँ, इस एज में वो एकदम बच्चे की तरह एक्ट करते रहते हैं। वो कहती है इसका मतलब ये है कि वो एकदम प्योर और अपने ट्रू सेल्फ में ही जीते रहते हैं। एजी कहता है कि जरूर तुम्हारे डैड काफ़ी ज़्यादा कूल होंगे ना, क्योंकि वो जॉब जो करते हैं। मैं तो थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ। मगर वहीं पर अपने डैड के बारे में सुनकर आवी थोड़ी सी निराश हो जाती है। मगर एजी के बुलाने पर वो जल्दी से होश में आकर कहती है कि मेरे फादर तो हमेशा बिजी ही रहते हैं। ऐसी बातें करते करते वो लोग उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन एजी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारा घर का जगह पर यह दीवार क्यों दिखाई दे रहा है? वो कहती है मेरा घर इस दीवार के उस पार में है, हालांकि मुझे फिर भी कुछ देर तक चलना पड़ेगा। तभी एजी उसको सभी नोवेल देते हुए कहता है कि मैं तो इसको भूल ही गया था, जरा टाइम लेकर पढ़ना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। और बाय बोलकर वो चली जाती है। एजी उसका घर घर नहीं बल्कि महल देखकर सोचता है कि कितना आलीशान है। मैं सच में उसके जैसे लड़की के लिए काबिल हूँ ही नहीं। अब इसी के साथ में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल में आवी एजी को उसका सभी लाइट नोवेल को लौटा रही होती है। जो देखकर एजी सोचता है जैसा मुझे उम्मीद था, ये इसकी बस की बात है ही नहीं। लेकिन वहीं पर आवी उसकी उम्मीदों का परे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मैं तो सब पढ़कर ख़त्म कर ली हूँ। अब ये सुनकर एजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको कभी लगा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वहीं पर आवी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगती है, बताने लगती है कि वो कितना ज़्यादा मज़ेदार नोवेल था, कौन सा चैप्टर में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, कौन सा चैप्टर मुझे बहुत पसंद आया। जिससे पहले तो एजी तो एक पल के लिए शॉक्ड रह जाता है, मगर फिर वो भी उसके बारे में बातें करके वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। लेकिन तभी स्कूल की घंटी बज जाती है, जो सुनकर एजी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए सोचता है काश मैं थोड़ा और इसके साथ बात कर पाता। आवी जाते हुए कहती है मैं इसके बारे में थोड़ा और बातें करना चाहती थी। जो सुनकर एजी थोड़ा सा चौंक जाता है और जल्दी से उससे पूछ लेता है कि अगर तुम माइंड नहीं करोगी तो क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगी? मैं कैसे बोलूँ, दरअसल मैं सच में तुम्हारे साथ और बातें करना चाहता हूँ। उसके लिए आवी मान जाती है, जिससे एजी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और पूरे क्लास में यही सोचते रहता है कि ये पहली बार है कि मैं स्कूल में लाइट नोवेल के बारे में बातें किया हूँ, और ये तो देखो वो और कोई नहीं बल्कि मैं आवी से बात किया हूँ। अब इसी के साथ में स्कूल के बाद वो दोनों एक कैफ़े में जाकर खूब सारा बातें करते हैं, खाना पानी करते हैं। और तभी आवी उसको फ्रेंच फ्राई खिलाने के लिए मुँह खोलने के लिए कहती है, जिससे एजी थोड़ा सा शॉक्ड और एम्बैरस होने लगता है। मगर उसके बार बार बोलने के बाद में वो उसके हाथ से खा लेता है और फिर वो दोनों फिर से उसे लाइट नोवेल के बारे में बातें करने लगते हैं। मगर वहीं पर बाहर में हिगेरू को दिखाते हैं, जो कि वापस अपने घर स्कूल से जा रहा होता है, कि तभी उन दोनों को एक साथ बैठे बातें करते हुए देख लेता है, जो देख कर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब इसी के साथ में कल हम देखते हैं कि एजी अभी भी किसी तरह से इंगेजमेंट को कैंसिल करने के बारे में सोच ही रहा होता है, कि तभी आवी उसके पास आकर आज फिर से उसके साथ घर चलने के लिए बोलकर उसके साथ स्कूल से घर जाने लगती है। एजी उसके साथ जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मेरा जैसा गरीब और इंट्रोवर्ट ओटाकू जैसा बंदा इसके जैसा ब्यूटीफुल और यंग लेडी को कैसे डिजर्व कर सकता है। हालांकि मुझे इसके साथ वक्त बिताने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मगर फिर भी ये सब सोचकर वो उससे बातें करने के लिए ठान लेता है और बातें करने ही वाला होता है। मगर उससे पहले ही वहाँ पर हिगेरू बहुत ही गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि तुम इसके साथ क्यों हो। वो इतना ज़्यादा गुस्सा में इसलिए होता है क्योंकि वो पहले ही आवी को अपना मान चुका होता है, और ये बात वो सिर्फ और सिर्फ एजी को बताया था, मगर एजी अब उसको छीन रहा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा भड़का होता है। वहीं पर उसको देखकर एजी थोड़ा सा डर जाता है और सोचने लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कुछ गलत समझ ले, क्योंकि यही मेरा इकलौता दोस्त है और मैं ये नहीं चाहूँगा कि किसी लड़की के कारण मैं अपने इकलौता दोस्त को खो दूँ। ये सब सोचकर वो एक बहाना बनाने लगता है, जिससे आवी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। मगर वहीं पर शिगेरू कहता है नाटक करना बंद करो, कल मैं तुम दोनों को कैफ़े में एक साथ में देख लिया था, कहीं इसका मतलब तुम आवी को हर टाइम स्टॉक तो नहीं कर रहे थे ना। एजी एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर तभी वो कुछ रियलाइज करता है और सोचने लगता है कि अरे हाँ, कोई कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हम डेट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे इसको यही सोचने देना चाहिए, इस तरह से कम आवी को किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं होगी ना।
ये सोचकर वो ऐसा दिखावा करने लगता है जैसे कि उसका चोरी पकड़ा गया हो, जो देखकर हिगेरू अपना सही साबित होने वाला बात पर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और फिर उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है कि ये तो कॉमन सेंस है कि आओई तुम्हारे जैसा लड़का को पार्टनर कभी चुनेगी ही नहीं, तुम्हें अपना औकात नहीं भूलना चाहिए, तुम्हारा जैसा बंदा तो उसके लिए कभी भी फिट होगा ही नहीं। एजी सोचता है वो सब जो बोल रहा है वो सब बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी तभी आओई उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि एजी कोई डल पर्सन नहीं है। उसकी उस एक्शन से हिगेरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मगर फिर भी कहता है ये तुम क्या कह रही हो, इसका जैसा बंदे के लिए तुम्हें स्टैंड लेने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर यही तुमको स्टॉक कर रहा होगा और परेशान कर रहा होगा ना। आओई चिल्लाते हुए कहते वो मुझे स्टॉक नहीं कर रहा था, बल्कि मैं खुद ही उसके साथ गई थी और अपने मर्जी से गई थी। जो सुनकर अब एजी और हिगेरू दोनों ही काफी ज्यादा चौंक हो जाते हैं। वहीं पर हिगेरू थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि तुम जरूर मजाक कर रही होगी ना, आखिर उसका जैसा बंदा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा मैच है ही नहीं। आओई कहते हैं कि कौन मुझे डिजर्व करता है या फिर नहीं करता है ये कोई दूसरा कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेरा फीलिंग्स है। इतना बोलकर वो एजी को लेकर जाने लगती है। वहीं पर एजी काफी ज्यादा स्टंट रह गया होता है और सोचने लगा होता है कि इम्पोर्टेंट मेरा फीलिंग्स है। हर टाइम में ये सोच रहा था कि दूसरे लोग मुझे कैसे देखते हैं, मैं इसका मैच हूँ या फिर नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपना फीलिंग के बारे में तो सोचा ही नहीं था। एजी वही सब सोचते सोचते अपने स्कूल चला जाता है, जहाँ पर वो अभी भी उसी के ही बातों को ही सोच रहा था। तभी अचानक आओई उसके पास आकर उसको डेट पर चलने के लिए कहने लगती है, जिससे वो थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है कि इतना अचानक क्यों। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि मैं तो अपने प्रीवियस लाइफ में ही डिसाइड कर ली थी कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी, तुम कल फ्री हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं फिर से बिना सोचे समझे जवाब दिए जा रहा हूँ, लेकिन शायद मेरा असली फीलिंग को कन्फर्म करने का यही सही चांस है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि हाँ मैं कल फ्री हूँ तो चलो डेट पर चलते हैं। ये सुनकर आओई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको गले लगाने लगती है। दूर से वो सब देखकर हिगोरी तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है और उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा होता है। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एजी जाने के लिए तैयार होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मुझे पहनना क्या चाहिए। मैं तो कभी भी किसी भी लड़की के साथ कोई भी गेम भी नहीं खेला हूँ, तो डेट पर जाना तो बहुत ही दूर की बात है। और वैसे भी मैं डेट पर किसी ऐसी वैसी लड़की नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत लड़की के साथ जाने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपना काफ़ी सारा कपड़े को देखकर डिसाइड करने लगता है कि आखिर मुझे कौन सा पहनना चाहिए। और टाइम की कमी होने के कारण से वो कोई सा भी एक ड्रेस को पहनकर चला जाता है, जहाँ पर वो एक प्लेन टी शर्ट और जीन्स पहनकर चला जाता है और एक बैग लेकर पहुँचा होता है और इंतज़ार करते हुए सोच रहा होता है कि शायद ये सुपर प्लेन आउटफिट मेरे लिए ठीक होना चाहिए ना। तभी वहाँ पर आओई आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फ्रॉक पहनी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है, जिसको कि सभी लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं। आओई उसके पास आ जाकर उसको इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी मांगती है। वो दोनों ही आधे घंटे पहले आ गए थे। एजी उसको देख कर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहने लगता है कि तुमको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही जल्दी आ गया था। ये सुनकर आओई मुस्कुराते हुए कहती है कि तब मैं रिलीफ हूँ, मैं हमारी इस डेट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैं कल रात भर सो भी नहीं पाई थी। मैं लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। वहीं पर एजी उसके बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना देकर उसको देख कर सोच रहा होता है कि ये कितनी क्यूट है यार। अपने आप को घूरते देख कर आयु उससे पूछ लेती है कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा वगा है क्या। वो जल्दी से कहने लगता है नहीं नहीं, तो ये बोलकर वो सोचने लगता है कि आखिर ये मैं क्या रहा हूँ। वो तो अपने कैजुअल ड्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है, उससे कंपेयर करूँ तो मैं तो कोई भिखारी नहीं लग रहा हूँ क्या। क्या इसके साथ खड़ा होना मेरे लिए ठीक भी होगा। मैं ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ कि सभी लोग हमें ही कैसे देखे जा रहे हैं। यही सब सोचते सोचते उसका सभी का सभी कॉन्फिडेंस एकदम गिरकर जीरो होने लगता है। तभी आओ ये स्माइल करते हुए पूछती है कि क्या अब हमें चलना चाहिए। ये सुनकर उसको फिर से आयु का कहा हुआ बात याद आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से उसके साथ चलने लगता है। सबसे पहले वो लोग एक ऐसे स्टोर में जाते हैं जहाँ पर मांगा, एनीमे, नोवेल से रिलेटेड बहुत ही कुछ मिलता है। उस स्टोर को देखकर एजी थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में सबसे पहले यहीं पर घूमना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, मैं उस जगह पर आना चाहती थी जहाँ पर तुम बार बार आते हो। एजी थोड़ा सा हैरानी में पूछता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर तुम्हारा आना ठीक होगा, क्या तुम कंफर्टेबल हो। वो कहती है कि हाँ मैं हूँ।
अब इसके बाद में वो दोनों उस स्टोर में घूमना शुरू कर देते हैं, सभी चीज़ों को देख कर बहुत ज़्यादा बातें बातें करते हैं। जहाँ पर एक फिगरिन को देख कर एजी सोचता है कि कितने दिन तक मुझे भूखे रहना पड़ेगा, तब जाकर मैं इसको अफोर्ड कर पाऊंगा। मगर वहीं पर आओ ये एक कार्ड निकालकर उस सेल्फ में मौजूद सब कुछ खरीदने के बारे में सोच रही होती है। तभी एजी कहता है कि मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं क्या खरीदूंगा। ये बोलकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम डिसाइड कर लियोगे, तुम क्या खरीदोगी। वो कहती है कि नहीं, मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। अब इसके बाद में वो दोनों मैकडोनल्ड में जाकर कुछ बर्गर्स खाते हैं और अपना डेट अच्छे से बिताने के बाद में वापस घर जाने लगते हैं। जहाँ पर एजी सोच रहा होता है कि एनीमे स्टोर, मैकडोनल्ड का कूपन, ये तो सच में हमारा डेट को इंजॉयबल बनाने के लिए पूरी कोशिश की थी। इस पूरे डेट में वो सिर्फ मेरे इंटरेस्ट को कैटर करने की कोशिश कर रही थी। अपना सोच को नहीं बदलता हूँ तो शायद मैं कभी भी इसका सूटेबल बनूंगा ही नहीं। अगर मैं अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा भी बदल पाता हूँ तो कितना अच्छा होगा ना। ये सब सोचकर वो कुछ फैसला करता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर नर्वस होते हुए पूछ लेता है कि अगर तुम इस डेट को एंजॉय की हो तो क्या तुम फिर से हम मेरे साथ दूसरे डेट पर जाना चाहोगी। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा जगह पर जाएंगे जहाँ जो कि तुमको पसंद हो। आओ ये उसकी ये बात सुनकर थोड़ी सी स्टंट तो रह जाती है, मगर फिर कहने लगते हैं कि हाँ मैं ज़रूर जाऊंगी। एजी अपने मन में सोचता है कि मैं पहले किसी को पसंद नहीं किया था तो डेट पर जाने के बारे में तो भूल ही जाओ, और मुझे अभी भी नहीं पता है कि आओयू को क्या चीज़ें पसंद है। लेकिन आज का जितना टाइम मैं इसके साथ बिताया हूँ वो सच में हैप्पीनेस से भरा हुआ था। मैं इसके साथ और टाइम बिताना चाहता हूँ, मैं इसको ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। वहीं पर उन दोनों के पीछे हिगेरू को दिखाते हैं जो कि उन दोनों को स्टॉक कर रहा होता है और गुस्से में अपने आप से कहता है कि मैं ये कभी भी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता हूँ। अब इसी के साथ में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। जो देखकर हिगेरू उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से आज उसके साथ स्कूल आए हो क्या। एजी को कुछ कहने देने से पहले ही आयु कहते कि हाँ आज हम फिर से साथ में ही स्कूल आए हैं। अब ये सुनकर उसका दिमाग फिर से काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगता है, लेकिन फिर एक इविल स्माइल के साथ में जोर जोर से चिल्लाकर सबको बोलने लगता है कि आउई और एजी डेट कर रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग उन्हीं लोगों को घूरने लगते हैं, जिससे एजी को तो फटके हाथ में आने लगती है क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि वो कभी भी भीड़ से डील किया ही नहीं था। वो जल्दी से हिगेरू से कहने लगता है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। हिगेरू कहता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। तभी आउई कहती है कहा वो तो सच ही बोल रहा है, इसलिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये सुनकर वो दोनों लड़के तो फिर से अचानक काफ़ी ज़्यादा चौंक हो जाते हैं। वहीं पर हिगेरू की बात सुनकर सभी क्लासमेट काफ़ी ज़्यादा अविश्वास के साथ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और हिगेरू आग में घी डालते हुए कहता है कि अगर सच बोलूँ तो ये दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करते हैं ना। ये बोलकर वो आयु का बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है और एजी को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने लगता है कि जैसे कि वो दोनों बिल्कुल एक अच्छे मैच है ही नहीं, दोनों तो अलग ही दुनिया से बिलोंग करते हैं। और यही सब बोलते बोलते वो उसका और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसका तो डैड भी जॉबलेस है। उसके सभी बातें सुनकर सभी क्लासमेट बातें करने लगते हैं और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आखिर वो लोग सर्वाइव कैसे करते होंगे। तो अब एजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे डैड जॉबलेस नहीं है बल्कि वो एक नोवेलिस्ट है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं किए हैं और अभी ज़्यादा कुछ रिलीज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे अकेले ही पाले हैं, इसलिए उनका मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है तुम्हारे पास। हिगेरू थोड़ा सा नर्वस होने लगता है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि वो उससे ऐसा फाइट बैक करेगा और कहता है कि तुमको लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कूल बन रहे हो। एक नोवेलिस्ट जो कि कोई किताब ही नहीं बेच पा रहा है उसको तो शर्म आनी चाहिए ना। एजी कहता है कि मेरे लिए उनका अपने सपनों को वैसे ही चेस करते रहे ना, उसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर उनका फीलिंग इम्पोर्टेंट है ना कि दूसरों का। इसलिए हम लोग चाहे कितना ही अनसूटेबल क्यों ना लगे, इसलिए ये फैक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है कि मैं। इतना बोलने के साथ ही उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा वार्म एटमॉस्फेयर बन गया होता है और एजी उससे बोलने ही वाला होता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मगर उसका बात को पूरा करने देने से पहले हिगेरू चिल्लाकर उसका मुंह बंद करवा देता है। जो देखकर आउई कहती है कि अच्छा पार्ट तो आने ही वाला था, तुम बीच में क्यों आ गए। हिगेरू फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि मैं उसको बिल्कुल भी फिनिश कभी करने ही नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो भागते हुए कहता है कि मैं ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसको भागता देखकर सभी क्लासमेट उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगते हैं, जिससे जी थोड़ा सा चौंक हो जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी ऐसा लगा ही नहीं था। तभी आउई उसको पकड़कर अपने करीब लाते हुए धीरे से उसके कान में कहती है क्या तुम फिनिश नहीं करना चाहते हो जो तुम बोल रहे थे।
ये सुनकर एजी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है और वो देखकर तो सभी क्लासमेट वाले सीटी बजाने लगते हैं। वहीं पर एजी अपने मन में कहता है कि हालांकि मैं वो नहीं कह पाया, लेकिन मैं अपना फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया हूँ। तभी एक नए कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कि कहती है कि तुम सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो एजी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको बिल्कुल भी कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अब ये न्यू कैरेक्टर कौन है जानते हैं अगले एपिसोड में।